सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज कक्षा 10 हिंदी की क्लास में हम पाठ 3 पढ़ेंगे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध क्या लिखूं। इन्होंने यह निबंध लिखने की कला तथा विशेष मानसिक स्थिति का वर्णन किया है। लेखक के अनुसार उन्होंने कभी उस मानसिक स्थिति का अनुभव नहीं किया जिसमें मन के अंदर भाव स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं, बल्कि वे सोच विचार कर और बड़े परिश्रम के साथ निबंध अथवा किसी भी विषय पर लिखते हैं। मतलब स्वाभाविक लिखने की जो भावना होती है उनके अंदर नहीं आ पाती। वे इसी बात को इस निबंध में कहना चाहते हैं। तो आइए इनके निबंध को हम पढ़ते हैं। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक ए.जी. गार्डनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लिखना ही पड़ता है। इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति की बात वो कर रहे हैं कि लेखक जो है गार्डनर इस बात को कहते हैं जो इनके मन में नहीं हो पाता, इनसे नहीं हो पाता है ये चीज़ें। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। उनके कहने का मतलब मन को लगाने के लिए कोई विषय चाहिए, और जब मन लग जाए तो विषय का मतलब नहीं, मन लग जाएगा तो किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। इसलिए मन का लगना जरूरी है, विषय का जरूरी नहीं है। मन लग गया तो किसी विषय पर भी लिखा जा सकता है। खूंटी को विषय बता रहे हैं और हैट को मन बता रहे हैं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। गार्डनर साहब ने इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं। कहते हैं इस बात को मैं सत्य मानता हूँ, सही मानता हूँ, उसमें संदेह नहीं है। पर मेरे लिए कठिनाई है कि मैं उस मानसिक स्थिति का अनुभव नहीं किया जिसमें भाव अपने आप उपस्थित होते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। कहते हैं कि ये बात मेरे अंदर नहीं है कि जो स्वाभाविक रूप से मैं लिख सकूं। मुझे सोच विचार कर परिश्रम करके लिखना पड़ता है। आगे देखिए। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना है। नमिता और अमिता नामक 2 बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए इनको लेखक को निबंध लिखना है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने हैं इस विषय पर लिखूं। अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं। उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे दोनों का निबंध रचना का रहस्य समझाना है। मुझको
निबंध कैसे रचा जाता है, इसका रहस्य भी, इसका तरीका भी बताना है। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखा जा सके। इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा आदि काल से लेकर आज तक होती आ रही है, जिसके संबंध में मुझे बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है। विज्ञों माने विद्वानों में विरोध है। उनको मैं 5 पेज कैसे लिख दूं? मैं कैसे 5 पेज में लिखूं? मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं। सम्मत माने राय जान लूं। पहले ये तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या और वह कैसे लिखा जाता है, पर फिर मैं भविष्य की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचना देखी। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है, क्योंकि मैं छोटा लिख के निकल सकता हूँ। आगे देखिए, मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं। कौन कौन से प्रधान अंग हैं? एक है सामग्री और दूसरा है शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी पड़ेगी। विचार समूह संचित करना होगा। विचार समूह संचित मतलब इकट्ठा करना पड़ेगा। सोच के कुछ जो है विचार को संचित करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। मनन मतलब सोचना चाहिए। मनन का मतलब सोचना। यह तो सच है कि जिसने जिस निबंध का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं, पर यह कैसे जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि यह बात पहले ही ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता। अनुसंधान मतलब खोज कर लेता। अनुसंधान का मतलब खोज कर लेता। विषय का मतलब कि दूर की ढोल सुहावने होते हैं, इस विषय का निबंध मुझको लिखना है, उसको ज्ञात होता तो मैं लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में जाके इसका कुछ खोज करके इसके विषय में जान लेता। पर अब समय नहीं। मुझे तो यही बैठकर 2 घंटे में निबंध तैयार कर देना है। यहाँ न तो विश्वकोश है और न कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें इस विषय की सामग्री उपलब्ध हो। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। विज्ञों का कथन है, विज्ञों मतलब विद्वानों का, ऊपर भी मैंने बताया कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि मतलब स्टेप बाय स्टेप सोच लेना चाहिए कि इसके बाद मुझको ये चीज़ लिखना है, ये चीज़ लिखना है। इस तरह की रूपरेखा एक मन के अंदर या एक रफ पर हमको बना के तैयार करनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध
लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। सार मतलब प्रस्तावना। निबंध लिखने के पहले उसकी प्रस्तावना लिखी जाती है, जिसमें समग्र निबंध का निचोड़ होता है। सार का मतलब निचोड़, कि जिसको प्रस्तावना पढ़ने से पूरा समझ में आ जाए कि निबंध के अंदर है क्या। क्या सचमुच निबंध के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? पदुम लाल बख्शी जी स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं, क्या सभी लेखक जो है, विद्वान जो है, निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं? एम.जी. गार्डनर का नाम फिर लेते हैं। एम.जी. गार्डनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती थी। शीर्षक मतलब नाम लिखने में, अपने निबंधों का नाम लिखने में, शीर्षक उसका नाम लिखने में देने में सबसे कठिनाई होती थी। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूँ और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतना कठिनाई न हुई होगी जितना कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। शेक्सपियर के बारे में भी बताते हैं कि उनको भी नाटक का नाम रखने में बड़ी परेशानी होती थी, और उतनी परेशानी उनको नाटक लिखने में नहीं होती थी। तब भी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा, जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझसे तो यह रूपरेखा तैयार न होगी। पद्मलाल जी बख्शी कह रहे हैं कि मुझसे रूपरेखा भी तैयार नहीं होगी। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। शैली मतलब लिखने का तरीका, लहजा जिसको बोलते हैं, निश्चित करनी होगी कि मैं कैसे लिखूं। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा के प्रवाह, कहना है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। प्रवाह का मतलब तारतम्यता, एक के बाद दूसरी कड़ी जुड़ी होनी चाहिए। भाषा एक ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें तारतम्य न टूटे। पाठक जो पढ़ रहा है उसका मन विषय में लगा रहे, उसको ऐसा न लगे कि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में बहुत अंतर है और कोई जुड़ाव नहीं है। ये चीज़ होना चाहिए, इस बात को कह रहे हैं कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। इसलिए इसके लिए वाक्य, आगे देखिए, छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबद्ध हो, यह तो बिल्कुल ठीक है। मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर, मास्टर मतलब टीचर। कहीं नमिता और अमिता यह न समझ बैठे कि मैं यह निबंध बहुत मोटी अक्ल वालों के लिए लिख रहा हूँ। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। बाणभट्ट ने कादंबरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं, मतलब लंबे लंबे वाक्य, जैसे कादंबरी में खूब लंबे लंबे वाक्य लिखे हुए हैं, उसकी बात कर रहे हैं कि मैं ऐसे लिखूं कि विद्वता मेरी उनको दिखे कि मैं विद्वान व्यक्ति हूँ। वाक्यों में कुछ अस्पष्टता भी चाहिए कि पढ़ने पे उनको समझ में ना आए, तब मैं विद्वान समझा जाऊँगा, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गंभीर हिला देगी। जो अस्पष्टता है, जो समझ में नहीं आएगी, जिससे क्या होगा कि अमिता नमिता गंभीर होंगी और मुझको विद्वान समझेंगी। इस प्रकार की बात सोच रहे हैं। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध
कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने वाक्य में ऐसे गुत्थियां डाल दी। मतलब कवि हर्ष, संस्कृत के जो कवि हर्ष रहे हैं, उन्होंने भी ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग किया जानबूझकर कि लोग न समझें और मुझको उसको समझने के लिए मत्था पेची करें और मुझको विद्वान समझें। जो अज्ञों से न सुलझ सके और सेनापति ने भी अपनी कविता मूढ़ों के लिए दुर्बोध कर दी है। मूढ़ों मतलब मूर्खों के लिए। कवि सेनापति भी अपनी कविताओं को दुर्बोध मतलब दु मने कठिन, बोध मने समझ में आने में कठिन, ऐसी कविता लिखी कि जो मूर्खों को कठिन लगे, ऐसी कविता। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बनाया जाता है। तब क्या किया जाए? लेखक कह रहे हैं अपने लिए कि तब क्या करें। अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरे पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। मान मतलब मान, मर्यादा, सम्मान, इज्जत बहुत है। उस पद्धति के जन्मदाता मॉन्टेन समझे जाते हैं। मॉन्टेन विद्वान हैं अंग्रेजी के। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया मतलब लिख दिया। लिपिबद्ध करने का मतलब लिख दिया। ऐसे निबंध जो सबसे बड़ी विशेषता, ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। मन की स्वच्छंद, मन को बंधन में बिना रखे, मन सहज रूप से जो सोचता गया वो लिखते गए। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रही है, न आख्यायिका लेखन की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनके कहने का मतलब कि न उसमें ज़बरदस्ती कोई कल्पना डाला गया है, न लेखक ने कोई आख्यायिका, कोई कहानी टाइप अपने मन से डाला है, और न उसको गंभीर बनाया है। वह स्वतः स्वच्छंद मन से लिखी गई है। मन में जो विचार आए वो लिख दिया गया है। इस प्रकार है, मन के प्रवाह का विषय है। उसमें लेखक की सच्ची अनुभूति है। सच्ची अनुभूति मतलब लेखक ने जो अनुभव किया उसको लिखा है, जबरदस्ती नहीं लिखा गया है विषय को। उनमें उनके सच्चे भाव की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। उनमें उनका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उन मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, आगे देखिए, जिसमें न तो ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा रहती है, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देख सकते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों न निबंध लिखूं। पर मुझे तो 2 निबंध लिखने हैं, लेकिन मुझको क्या है परेशानी कि मुझको 2 निबंध लिखने हैं। अब लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी यहाँ अमीर खुसरो का उदाहरण देते हैं। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुँचे। वहाँ 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की। दूसरे ने चरखे पर, चरखा मतलब गांधी जी का जो चरखा जिसे सूत काटते थे, वो चरखा जिसे सूत काटते हैं। तीसरी ने कुत्ते पर और चौथे ने ढोल पर। मतलब जो कुएं पे औरतें थी,
पहली औरत ने कहा कि मैं खीर पर कविता सुनना चाहती हूँ। अमीर खुसरो कवि थे, कविता लिखते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी मांग की कि मुझको खीर पे कविता सुनाइए। दूसरी औरत ने कहा कि मुझको चरखे पे सुनाइए, और तीसरी ने कहा मुझको कुत्ते पे सुनाइए, और चौथी ने कहा मुझको ढोल पर सुनाइए। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे। प्रतिभावान मतलब बहुत तेज, बहुत सिद्ध कवि थे, जो कविता सहज रूप से कर लेते थे, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। उन्होंने एक ही पद में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। मतलब एक ही कविता में ऐसा कहा कि इन चारों लोगों की बात जो है आ गई, जो थी कि मुझको खीर पे चाहिए, चरखे पे चाहिए, कुत्ते पर और ढोल, ये चारों चीज़ें आ गई। उन्होंने कहा क्या कहा? खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, और आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। देखिए कितनी, दो पंक्तियों में चारों औरतों की मांग को उन्होंने पूरा किया। मुझसे खुसरो की प्रतिभा नहीं है, मुझ में खुसरो जैसी प्रतिभा नहीं है। और वे कहते हैं कि मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस प्रतिभा को स्वीकार करने में मुझे कठिनाई आधी रह जाती है, मेरी कठिनाई आधी रह जाती है इस प्रतिभा को, इस पद्धति को स्वीकार करने में, इस तरीके को कि मैं एक निबंध लिखूं और दोनों का विषय उसमें समावेशित हो जाए। मैं भी एक ही निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। ये तरीका उनको अच्छा लगा। एक ही ढेले से दो चिड़िया मार दूंगा। हाँ, ये मुहावरा है, एक ढेले से दो चिड़िया मारना। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उसकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जो कटुता होती है ढोलक की, दूर तक जाते जाते समाप्त हो जाती है, इसलिए दूर तक नहीं सुनाई देती। जो मधुरता होती है वही पहुंच पाती लोगों के कानों तक, इसलिए दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर की नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय के किसी के विवाह उत्सव का चित्रण अंकित कर लेता है, विवाह के बारे में सोचने लगता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। मतलब विवाह के समय का चित्र, अपने विवाह का या किसी के विवाह का, उसके मन में इतनी मधुर आवाज़ सुनाई देती है ढोलक की कि विवाह के समय का दृश्य उसको मन में चलने लगता है, नज़र आने लगता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। आगे देखिए, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव होता है। कलरव मतलब ध्वनि, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती, और दूरस्थ लोगों के लिए तो अत्यंत मधुर बन जाती है। ढोलक के विषय में बता रहे हैं। जो तरुण संसार है, तरुण मतलब युवा अवस्था का संसार है, जीवन संग्राम से दूर है, उसे संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं
जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। ये बुजुर्गों की बात कर रहे हैं। जो वृद्ध लोग हैं अपने बीते हुए समय को बड़े प्रेम और मधुरता के साथ सुखद आनंद के साथ याद करते हैं। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं, बीते हुए दिनों का ही स्वप्न देखते हैं, क्योंकि वर्तमान में अब वो जी नहीं सकते। वर्तमान उनका दुखमय हो जाता है। तरुणों के लिए, तरुणों मतलब नवयुवकों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत उज्जवल होता है। अतीत, बीता हुआ दिन। वर्तमान से दोनों ही असंतोष होते हैं, मतलब दोनों को वर्तमान से संतोष नहीं होता है। एक अतीत से संतुष्ट होता है, एक भविष्य से संतुष्ट होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं, वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है। क्षुब्ध मतलब दुखी रहता है, उनका वर्तमान दुखी रहता है। इसी से वर्तमान का सदैव सुधारों का काल माना जाता है। वर्तमान को हमेशा सुधारों का काल माना जाता है। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए, पर सुधारों का अंत कब हुआ? भारत के इतिहास में बुद्ध, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम है, महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षण उत्पन्न होते आते हैं और नए नए सुधार, आगे देखिए, हो जाते हैं। न दोषों का अंत है और न सुधारों का अंत है। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं, और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना जाता है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। इसके निर्माण पर समझ रहे हैं, इसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। मतलब प्रगतिशील जो साहित्य का निर्माण हो रहा है, प्रगतिशील युग जो चल रहा है, जिसका सर्वप्रथम अध्यक्ष प्रेमचंद जी लखनऊ में थे, सभा हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ की, उसी की बात की जा रही है। तो उसके निर्माता जो हैं यह समझ रहे थे कि साहित्य में ही भविष्य का गौरव है, जो हम लोग साहित्य लिख रहे हैं। पर कुछ ही समय के बाद उसका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा, और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा। उनके स्थान पर दूसरा तरुण में नवयुवक दल आ जाएगा, जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों ही स्वप्न सुखद हैं, दोनों के ही स्वप्न सुखद हैं, इसलिए दूर के ढोल सुहावने होते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने यह निबंध
लिख दिया और ये पूरा हो गया कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और समाज सुधार की भी बात कर दी। लास्ट में वे अपने निबंध में यही कह के समाप्त करते हैं। आशा है उनका निबंध क्या लिखूं यह आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।